Hey, so today we are going to start a new topic, French Revolution, and this is going to be a very interesting topic, and I hope you all enjoy this. So, without wasting time, let's begin our topic, French Revolution. So, as we start reading French Revolution, first point that we look is that in 1774, Louis XIV, he became the king of the French. And one of the most important thing that we should note that he was only 20-year-old, or his age was 20 years when he became the king of the French. And why his age is a notable thing here is that first one is that he was very young, and the second one thing is that he was inexperienced. And how and why he was inexperienced we will discuss later in this video. And the another thing that we should know about Louis XIV is that he married to Mary Antoinette, and she was an Austrian princess. So when he ascended the throne, he was well informed that the financial strength of French is not good, and the long year of war had drained all the financial strength of the French. In simple word, we can say that French was not in a good condition. Its economic was too low. Okay, and फ्रेंच वॉज इन डेबिट, यानी कि फ्रेंच कर्ज में था इस समय जब लुइस XIV ही केम टू द थ्रोन. ऑल्दो ही नो दैट कि फ्रेंच कर्ज में है, और नाउ ही शुड पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंच, हाउ द he can grow the economy of the French, or how he can make French stable, और या फिर ये फ्रेंच को पटरी पर कैसे लाया जाए, इसको ये बात मालूम था. although by knowing all these things, what he did, he helped 13 American colony to gain independence from their common enemy Britain. अब ये क्या कर दिया कि he helped 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. ब्रिटेन की जाल से छुड़ाने में ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज का हेल्प किया. तो ये अब we need to think rationally. History is not about just reading the book and memorizing things, but there are few points that we need to remember, but most of the time we need to think rationally, okay, logically, what is happening, actually what is happening. And history is just related to our life. If you look around, you can relate the things. So अब क्या किया लुइस XIV, he helped 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. और इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगा, दे नीड टू गो फॉर अ वॉर. अब वॉर करने के लिए क्या चाहिए, इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमी, पीपल एंड स्ट्रेंथ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन द वॉर इज मनी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, जो कि फ्रेंच के पास तो था नहीं. और लुइस XIV हमारा जवान था,
ही वॉज वेरी यंग और इसको वर्क एक्सपीरियंस पता नहीं था और इसको इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है पता नहीं था। अब जोश में तो वो बोल दिया कि ठीक है, वी विल हेल्प यू टू फाइट अगेन ब्रिटेन, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस इसको मालूम नहीं था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये जो वॉर हुआ इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा और ये तो पहले से ही फ्रेंच कर्ज में था और आफ्टर द वॉर दिस डेबिट, ये कर्ज was risen to 2 million लेवेरीज। और ये लेवेरीज क्या होता है? इट वॉज द करेंसी ऑफ फ्रेंच दैट डिसकंटिन्यूड इन 1794। It was the currency of the French that discontinued in 1794। एंड देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया आफ्टर दिस वॉर, आफ्टर व्हेन ही हेल्प द अमेरिकन कॉलोनीज, आफ्टर हेल्पिंग द अमेरिकन कॉलोनीज ये कर्ज में डूब गया बहुत ज़्यादा। पहले से तो ये बहुत कर्ज में था, उसके बाद बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया। और एक बात यहाँ पे टू बी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर नहीं भी पूछा जा सकता है, फॉर द जनरल नॉलेज आप लोग इसको ध्यान में रखें कि लाइब्रेरीज वॉज द करेंसी ऑफ द फ्रेंच दैट डिसकंटिन्यूड इन 1794। और ये जो करेंसी था इट वॉज डिसकंटिन्यू हो गया। अब देखो अब तो क्या हुआ कि फ्रेंच किसी ना किसी से तो पैसा लिया ही होगा फॉर दिस वॉर टू बी कैरिड ऑन। तो जो लेंडर्स स्टेट को क्रेडिट दिया था, दे स्टार्ट चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। जितना भी वो लोग पैसा दिया था, ऐसा नहीं कि द ओनली वन पर्सन, मे बी देयर आर नॉट, मे बी देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैड हेल्प फ्रेंच और who have lended their money to the French। ओके, सो जब वो लोग को इस बारे में पता चला कि फ्रेंच के पास तो पैसा ही नहीं है, फ्रेंच का तो अपना ही खजाना खाली हो गया है, सो नाउ दे स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। और यही है मजबूरी का फायदा उठाना। यहाँ पे क्या हुआ, सब कोई सोचा कि अब तो ये कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ एक्शन लेता है, ऑल्दो ही वॉज द किंग, ही कैन टेक द एक्शन, ही कैन पनिश देम हु आर चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। लेकिन वो लोग को पता था कि ही विल डू नथिंग, क्योंकि उसके पास तो खुद का पैसा ही नहीं है, और अगर वो कुछ ऐसा करता है देन दे मे बी डायरेक्टली आस्क्ड हिम टू पे देयर मनी, जो कि लुइस 14 कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं था। सो 10% इंटरेस्ट लेने लगा। तो अब इसका डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पड़ गया? सोसाइटी पे। सोसाइटी पे डायरेक्टली इफेक्ट कैसे पड़ा? सो इन ऑर्डर टू गिव देयर मनी बैक, व्हाट लुइस 14 डिड और what he think that is suitable is that he increased the tax was increased। अब टैक्स इंक्रीज होना ठीक है, चलो इतना दूर तक समझ में आता है और ठीक है, मतलब सही भी है, टैक्स इंक्रीज हो गया तो इट वॉज एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमंस, ऑल द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। लेकिन one of the most important thing that now we are going to discuss is the French society in the 18th century, and according to me this was the major cause of the
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर सोसाइटी में ऐसा डिवीजन नहीं होता तो मे भी कहीं ना कहीं ये वॉर नहीं होता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता ही नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग दैट कि अगर फ्रेंच सोसाइटी ऐसा डिवाइड, अभी हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे सोसाइटी का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इस टाइप से डिवाइड नहीं हुआ रहता तो मे भी कुछ हद तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन को टाला भी जा सकता था। दिस इज द मेजर कॉज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century। फ्रेंच सोसाइटी जो था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट and the third state. Or what is this first, second, third state? This was the class division. People are divided according to their class. They are rich, poor, nobles or clergy. So first state includes clergy, second nobility, and third includes big businessmen, merchants, artisans, lawyers, peasants, and small peasants and landless laborers and servants. So see, now these are the things that we can relate to our own society. अब देखो, फर्स्ट स्टेट में कौन था? क्लर्जी था। ये सब बहुत रईस आदमी था, मतलब कि अथाह पैसा जिसके पास था। दूसरा नोबिलिटी था, इससे नीचे नोबिलिटी, इसके पास भी ऐसा नहीं कह सकते कि पैसा कम था, इसके पास भी बहुत पैसा था। और थर्ड स्टेट में आ जाता है मिडिल क्लास पर्सन्स, बिलो मिडिल क्लास पर्सन, दे इंक्लूड, दे ऑल केम अंडर द थर्ड स्टेट। तो अब हम यहाँ पे क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, अगर आप देखोगे तो कितना वहाँ पर में बहुत ही रईस लोग हैं, मतलब कि जिसके पास अथाह पैसा है। मे भी आपके सोसाइटी में, बहुत के सोसाइटी में होगा भी नहीं, और किन्हीं के सोसाइटी में एक दो, और मान ली, और कितना है जो कि ठीक है, थोड़ा सा रिच है, मतलब कि उसकी ऐसा नहीं है कि जो कि क्लर्जी से नीचे है, नोबिलिटी, ऐसा कितना है जो कि हाँ रिच है, लेकिन क्लर्जी कितना रिच नहीं है, ऐसा भी होगा 3-4, ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अब इतना, लेकिन हम सभी के सोसाइटी में कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग देखते हैं तो वी फाइंड लाइक, हम लोग को मर्चेंट्स मिल जाएंगे, लॉयर्स मिल जाएंगे, पीजेंट्स मिल जाएंगे, आर्टिसंस मिल जाएंगे, सर्वर्स मिल जाएंगे, और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे इन फ्रॉम द थर्ड स्टेट जो कि हमारे घर के नज़दीक में रहते होंगे या फिर हमारे घर के अगल बगल में रहते होंगे, ठीक है। सो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी में 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो था that are made by the people of the third state, ये 90% पॉपुलेशन कर रहे थे, और जो रिमेनिंग 10% था, दोनों मिलाकर के रिमेनिंग 10% दे आर कवरिंग द पॉपुलेशन। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्या कारण था, what was wrong in this kind of class division or the सोसाइटी डिवीजन। तो
मेन प्रॉब्लम क्या था? मेन प्रॉब्लम क्लास डिवीजन में नहीं था. मेन प्रॉब्लम वाज दैट the people of the first two state, first and the second two state, that is the clergy and the nobility, they enjoyed certain privilege by birth. अब certain privilege का क्या मतलब हुआ? उनको कुछ छूट मिला गया था, पैदा होने से ही उनको कुछ छूट मिला था. दे आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून इन देयर माउथ. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज दैट exemption from paying taxes. Exemption from paying tax. इसका क्या मतलब हो गया कि the member of the first two state, they don't need to pay the taxes, no matter how rich they are, how much economy they had, how much land they have, where they live, what they eat, no matter. लेकिन उन लोग को क्या था कि टैक्स नहीं देना था. तो अब क्या हुआ कि जितना भी टैक्स पे करना रहता था, और सारा टैक्स किनको पे करना पड़ता था? मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट में. और ये जो यहाँ पे टैक्स जो इंक्रीज हुआ 10%, ये ओनली फॉर द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट. So it created a sense of dissatisfaction, that people are dissatisfied. Or one of the most important thing that you should note that here is that what we have seen, that in the member of the third estate includes merchants, lawyers, big businessmen. यानी कि they include members who are educated, okay, or members who are educated. So it created a sense of dissatisfaction, and they thought that the government, the French government is doing doing injustice to them. Okay, और इनको तो उतना कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज एंड मे बी इनको कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि इनको तो टैक्स ही पे नहीं करना था. तो दे आर ऑलवेज हैप्पी विथ व्हाट गवर्नमेंट वाज डूइंग. सो the load of paying taxes had came to the member of the third estate. जितना भी टैक्स पे करना था उन सब का लोड आ गया थर्ड स्टेट पे. एंड मोर ओवर दैट church was extracting tax, and that tax was called fee. And that tax was called tithes. Sorry, this pen is not working. I don't know what happened. So it's okay. So tithes. And this was the tax that was extracted by the church. And what does it? And this does not include money, means they are not collecting money, but they are collecting what they are asking for, 1/10 of the agricultural product. That means जितना भी उनका फसल उगता है उसमें से 1/10 they have to give to the church, and again they have to pay the direct tax to the government, that is called tani. And this was the direct tax given to the government.
So as now what we have seen that the tax paying the tax was only applicable to the member of the third estate, and somewhere they got dissatisfied, they were dissatisfied with such decisions. Okay, and moreover what, that the member of the third estates who are laborers or who are working in the field, they need to give 1/10 of their agricultural product to the church. And the next one was the direct tax that the all the member of the third estates were giving to the government. Moreover, it was such a rule was made that the servants or the artisans and the servants, they had to, what they had to do is to, they have to serve at their to their master and to their master's home, and also they need to either to participate in army activities or to help in the building roads. So moreover, if we take a look, then the condition of the third estate was very bad, and especially for the artisans, landless laborers, servants, peasants, they means they are very much sad with this policy, and moreover that they have to give taxes to the church and the direct tax to the government. After that, what we can see next is that the struggle to survive, and this is the last topic that I will cover in this video. And struggle to survive, what does it mean, struggle to survive? So from 1715 to 1789, from 1715 to 1789, the population of the French had rose from 23 million to 28 million. So what does it means? When we think logically, it is just thing that you must think logically. पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, फूड डिमांड बढ़ा, लेकिन क्या हो गया कि द फूड डिमांड डज नॉट कीप पेस विद द इंक्रीजिंग डिमांड. That means that the demand was not fulfilled. जब पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों का संख्या बढ़ा, लोगों का संख्या बढ़ने से क्या हुआ, फूड डिमांड बढ़ेगा, लेकिन फूड डिमांड जो है, द फ्रेंच वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द फूड डिमांड. तो इससे क्या हुआ कि प्राइस ऑफ द फूड का प्राइस बढ़ गया, फूड का प्राइस बढ़ गया. फूड का प्राइस बढ़ने से इट डायरेक्टली इफेक्टेड द थर्ड स्टेट. हाउ इट डायरेक्टली अफेक्टेड द थर्ड स्टेट? तो पहली तो बात क्या हुआ कि मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दे वेर हाईली रिच्ड, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितना भी फूड का दाम बढ़ जाए. दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू buy the foods. First point was this, and the second is that the member of the third class, they had to pay taxes to that 10% that the lenders who were charging the state 10% interest on the French society was totally came to the
मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी कि जितना भी वो लोग टैक्स मांग रहा मीन्स इंटरेस्ट मांग रहा था, अपना जितना भी वो लोग मनी दिया था, उसके कारण जो टैक्स इंक्रीज किया गया था वो सारा का सारा लोड आ गया किस पे, थर्ड स्टेट पे। यानी कि इनडायरेक्ट अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो कि बहुत ही लोड पड़ गया थर्ड स्टेट के मेंबर्स पे। यानी कि एक तो इसको टैक्स भी देना था और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत था, चर्च ले रहा था डायरेक्ट टैक्स, और फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर टैक्स था, और अपना पर्सनल खर्चा भी उन लोगों का था खाने पीने का। तो मे बी वेरी लो अमाउंट ऑफ मनी उन लोगों के पास अपने हाथ में बच जाता था। और जो भी आर्टिसंस था दैट वेर एम्प्लॉयड एट वर्कर्स, उनके जो ओनर्स थे दे हैड फिक्स देयर वेजेस। यानी कि अगर दे हैड फिक्स्ड एट 1000, then no matter what happens they are going to pay only 1000, and among that they have to give lots of taxes to the government, and again to need to fulfill their basic needs. So very less amount of money were spent, and on addition to this there was the rising price of the food. So what happened that the gap between rich and poor widened. जो गैप था, पहले भी गैप था यार, ऐसा नहीं है कि व्हेन द पॉपुलेशन राइज तो गैप बढ़ा, इससे पहले भी गैप था, क्योंकि the member of the first two state they were exempted from paying taxes, तो इससे भी गैप था कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है हम क्या देखते हैं कि गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक कारण क्या था कि why they could not fulfill the need of the food is that कि उस टाइम में फसलें बहुत खराब होती थी, मे बी, एंड गवर्नमेंट वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू मेड एनी सॉल्यूशन फॉर दिस व्हेन दी क्रॉप्स आर यू कैन से, जब फसलें बर्बाद होती थी तो गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेता था कि फसलें खराब हो गई तो पीजेंट्स को कुछ सब्सिडी दे दे या कुछ वैसा। तो आज हम यहीं पे अपना वीडियो रोकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।